नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थानी इतिहास के तहत आमेर राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और आमेर राज्य के शासक मान सिंह के बारे में जिक्र करें। मान सिंह के प्रथम शाही सेवा काल को पढ़ा, यानी जहाँ मुगलों की वो सर्विस करते हैं। अगर बात की जाए एज ए नौकरी की तरह बात की जाए, प्रथम शाही सेवा काल। और अब हम पढ़ रहे हैं द्वितीय शाही सेवा काल, जब उसके पिता भगवंत दास शासक बन जाते हैं। उसके पश्चात का जो समय रहता है, जो मान सिंह के शासक बने, तो वह द्वितीय शाही सेवा काल के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे द्वितीय शाही सेवा काल में मान सिंह के द्वारा किस तरीके से जो काबुल पे अधिकार किया जाता है और अफगानों के विद्रोह का दमन किया जाता है। ये मुख्य जिम्मेदारी अकबर के द्वारा जो सौंपी जाती है मान सिंह को, और मान सिंह के द्वारा विधिवत इन्हें पूर्ण किया जाता है। हमने देखा 1576 की असफलता के पश्चात अकबर इनसे नाराज़ हो गया था, लेकिन इनके संबंध सामान्य हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो उसी दौरान हमने देखा कि 1580 ईस्वी में से सिंध प्रदेश में जो शासन व्यवस्था अकबर के द्वारा सौंप दी जाती है। उसी के दौरान हमने देखा कि मिर्ज़ा हकीम के द्वारा जो विद्रोह करके जो लाहौर पे आक्रमण कर दिया जाता है। ये मिर्ज़ा हकीम कौन होता है? काबुल का शासक होता है। और अकबर का क्या संबंध होता है इसके साथ? अकबर का सौतेला भाई होता है। अगर बात की जाए तो उसी दौरान जब मिर्ज़ा हकीम के द्वारा जो आक्रमण किया गया, मान सिंह लाहौर के दुर्ग में था और लाहौर के दुर्ग को उसके द्वारा जो बंदोबस्त किया था, उसी दौरान लाहौर के दुर्ग में मान सिंह को घेर लिया जाता है। किसके द्वारा? जो इस मिर्ज़ा हकीम के द्वारा। उसी दौरान अकबर के द्वारा जो संदेश भिजवाया गया था कि जब तक मैं नहीं पहुंच जाऊं सेना सहित, तब तक तुम्हें जो मिर्ज़ा हकीम से संघर्ष नहीं करना और उसको टालना है। जैसे ही इसको पता चलता है मिर्ज़ा हकीम को कि अकबर अपनी सेना सहित जो लाहौर की तरफ आ रहा है, तो उसी दौरान लाहौर से जो इसके द्वारा घेरा उठाकर ये पुनः चला जाता है मिर्ज़ा हकीम। अब उसी दौरान जब अकबर अपनी सेना लेकर लाहौर पहुंच जाता है, अगर बात की जाए मिर्ज़ा हकीम के विरुद्ध, अपने पुत्र मुराद और सलीम को भी साथ में लेकर आता है, तो उसी दौरान अकबर के द्वारा क्या किया जाता है? एक पत्र भेजा जाता है किसके पास? मिर्ज़ा हकीम। मिर्ज़ा हकीम कौन होता है? इसका सौतेला भाई। कि अगर मिर्ज़ा, उस पत्र में कहा जाता है कि अकबर के द्वारा उसे माफ़ भी कर दिया जाएगा, उसे क्षमा कर दिया जाएगा और उसकी सुरक्षा की पूर्ण गारंटी दी जाएगी अगर वह अकबर की अधीनता पुनः स्वीकार कर ले। ये प्रस्ताव किसके पास भेजा जाता है? मिर्ज़ा हकीम अपने भाई के पास भेजता है कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा अगर तुम्हारे द्वारा मेरी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, और तुम्हारी पूरी सुरक्षा की मैं जिम्मेदारी लूँगा। लेकिन मिर्ज़ा हकीम के द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। जब अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है, तो अकबर के द्वारा जो अपने पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना किसके विरुद्ध भेज दी जाती है? मिर्ज़ा हकीम के विरुद्ध सेना भेज दी जाती है काबुल पर आक्रमण करने के लिए। और साथ में किसे भेजा जाता है? मान सिंह को। अब जो हरावल और चंद्रावल दो टुकड़ी होती है सेना में, हरावल कौन सी होती है? आगे का भाग है हरावल, ये आगे का भाग होता है, और चंद्रावल ये पीछे का भाग होता है। ये दो भाग होते हैं सेना के। तो इस तरीके से हरावल भाग का जो जिम्मेदारी और नेतृत्व किसे सौंपा जाता है? मान सिंह को आगे, और उसके पीछे वाला जो भाग है वह किसके नेतृत्व में? मुराद के नेतृत्व में। और सम्राट अशोक मुगल शासक अशोक है, वह भी इसके पीछे पीछे सेना लेकर चलता है। किनके पीछे? इनके पीछे। और काबुल पर आक्रमण करने का जो इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। और साथ में मान सिंह और मान सिंह के अलावा अन्य भी कई सेना नायक है, मुगल सेना नायक भी जाते हैं। तो उसी दौरान जब ये सेना सहित वहाँ काबुल पहुँचते हैं, तो उसी दौरान जो यहाँ के शासक मिर्ज़ा हकीम के द्वारा जो अचानक से आक्रमण किया जाता है चंद्रावल टुकड़ी पे। आगे तो चल रहा था मान सिंह, लेकिन पीछे वाली चंद्रावल टुकड़ी पे आक्रमण कर दिया जाता। अब चंद्रावल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? चंद्रावल का नेतृत्व जो अकबर के पुत्र मुराद के द्वारा किया जा रहा था। चंद्रावल पे अचानक से आक्रमण करने से एक बार तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है, कुछ समय के लिए तो इनके बीच में भयंकर युद्ध चलता है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं मान सिंह और अन्य योद्धाओं के द्वारा जो अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए जो मिर्ज़ा हकीम को पराजित कर दिया जाता है, और मिर्ज़ा हकीम के पैर वहाँ से उखड़ जाते हैं। यहाँ से पराजित होने के पश्चात मिर्ज़ा हकीम, जो बात की जाए
उत्तरी काबुल की तरफ भाग जाता है। अब उत्तरी काबुल की तरफ भाग जाने के पश्चात जो अकबर इनके पीछे पीछे चल रहा था, सेना की अगर बात की जाए तो अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, जो काबुल में प्रवेश किया जाता है, काबुल का जो राज्य काबुल में प्रवेश कर लिया जाता है। 10 अगस्त 1581 को काबुल दुर्ग में पहुंच जाता है अकबर, और यहाँ पे अकबर के द्वारा जो अपने सेना नायकों मान सिंह और अन्य सेना नायकों क्या किए जाते, पुरस्कार बांटे जाते हैं। इस सफलता के उपलक्ष्य में बात की जाए, काबुल के दुर्ग पे अधिकार होने के उपलक्ष्य में यहाँ खूब सारे पुरस्कार बांटे जाते हैं, और यहीं से जो इसको वापस मान सिंह को कहाँ भेज दिया जाता है, सिंधु प्रदेश, सिंधु यानी जो पंजाब का क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र, वहाँ पे जो उसकी शासन व्यवस्था से सौंप रखी थी तो उसे वहाँ वापस नियुक्त कर दिया जाता है। अब देखते हैं कुछ समय पश्चात क्या होता है कि मिर्ज़ा हकीम की 1585 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1585 ईस्वी मिर्ज़ा हकीम की 30 जुलाई 1585 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मिर्ज़ा हकीम की में। तो अब जैसे ही मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु के समाचार किसके पास पहुंचते हैं, अकबर के पास पहुंचते हैं। तो अकबर के द्वारा जो ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये आदेश पहुंचाया जाता है मान सिंह के पास कि जल्दी से जल्दी जो काबुल पे आक्रमण करके और काबुल पे अधिकार कर लिया जाए। जैसे ही मान सिंह को ये आदेश मिलता है, मान सिंह अपनी सेना सहित रवाना होता है और काबुल पे आक्रमण करके जो वहाँ उन्हें पराजित करके और काबुल पे अधिकार कर लिया। इसी दौरान मान सिंह के द्वारा मिर्ज़ा हकीम के 2 पुत्रों को भी बंदी बना लिया जाता है। अब इनको बंदी बना लिया और काबुल पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मान सिंह के द्वारा क्या किया गया, अपने जगत सिंह जो अपना इसका पुत्र है उसको तो काबुल की जिम्मेदारी सौंपी, और उसी दौरान जो अकबर भी रावलपिंडी में था अगर बात की जाए वहीं, तो अकबर के द्वारा जो अब ये मिर्ज़ा हकीम के दोनों पुत्रों को लेकर जो मान सिंह कहाँ जाता है, अकबर के पास जाता है और रावलपिंडी में उसके समक्ष पेश होता है इनके दोनों पुत्रों को लेकर। मिर्ज़ा अकबर बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है इस सफलता से, और अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। अब देखो मान सिंह की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है मुगल दरबार में। जिस तरीके से पहले इसकी किरकिरी हुई थी ना मेवाड़ आक्रमण के दौरान, जो महाराणा प्रताप को ये पकड़ कर लाने में क्या नहीं होता, सफल नहीं होता, नई अधीनता स्वीकार कराने में सफल होता है। अब मान सिंह के द्वारा पुनः जो मुगल बादशाह अकबर का विश्वास हासिल कर लिया जाता है। अब उसी दौरान जो बात की जाए, अकबर खूब प्रसन्न होता है और जो काबुल की जिम्मेदारी इन्हें दे दी जाती है। अब काबुल के समीप ही जो खैबर दर है, अफगानिस्तान बात खैबर बोलन जो दर है, जहाँ से जो हिमालय पर्वतमाला, सुलेमान पर्वतमाला, उससे जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत में प्रवेश करने के जो द्वार है, यानी पर्वतों के बीच में जो रास्ते हैं, उसे क्या कहा जाता है, दर्रे। वहाँ पे जो अफगान लोग रहने वाले थे, अब उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। उस विद्रोह को कुचलने की जिम्मेदारी भी किसे दी जाती है, मान सिंह को अकबर के द्वारा, और मान सिंह के द्वारा जो भली भांति उनका दमन कर दिया जाए। अफगानिस्तान में रहते हैं अफगान बोले तो पठान, क्या होते हैं, पठान होते हैं। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है, विद्रोह किया जाता है। ये बायजीद नामक का एक अफगान होता है, धर्मगुरु की उपाधि इसके द्वारा जो पीर रोशन की उपाधि धारण की जाती है, उनका धार्मिक गुरु होता है, आध्यात्मिक गुरु अफगानों का। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, सरहद के पास जो लोग हैं उनको भड़काना शुरू कर दिया जाता है, और उनको भड़काकर जो मुगलों के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया जाता है, और मुगलों के विरुद्ध सैन्य संघर्ष की शुरुआत कर दी। मुगल थानों पे लूटपाट इनके द्वारा की जाने लगती है, मुगल सैनिकों पे आक्रमण इनके द्वारा किए जाने लगते हैं। ये मुगलों की जो बात की जाए, मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छेड़कर उसका नेता बन जाता है कौन, बायजीद। ये धार्मिक गुरु होता है, इसके द्वारा पीर रोशन की उपाधि धारण कर ली जाती है, इसलिए ये रोशनियों का विद्रोह भी कहलाता है, रोशनियों, इसलिए ये रोशनिये भी कहलाते हैं। अब इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, तो इसके विद्रोह के दमन की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है, मान सिंह को। कुछ समय तक तो संघर्ष रहता है, लेकिन जब ये बायजीद मर जाता है तो इसके पश्चात इसका जो बात की जाए, इसके बायजीद के पश्चात इसका जो भाई है, जो बात की जाए उमर शेख, इसका भाई तो जलाल होता है सॉरी, और इसका पुत्र कौन होता है, उमर शेख होता है। उमर शेख उत्तराधिकारी होता है इसका, सॉरी ये इसका तो उमर शेख तो पुत्र है इसका, और ये बायजीद क्या है, भाई है। अब उमर शेख है जो इसका उत्तराधिकारी बायजीद के पश्चात होता है। उमर शेख के दौरान
कुछ समय तक हम देखते हैं कि मुगलों के साथ संघर्ष में जो कमी आ जाती है और इसके द्वारा जो अपना समय शांति द्वारा व्यतीत किया जाता है। ये मुगलों के साथ किसी तरह का संघर्ष नहीं करता, लेकिन जब उमर शेख की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात इसी बायजीद का भाई जो जलाल क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। अब इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, मुगलों के साथ पुनः संघर्ष शुरू कर दिया जाता है और काबुल से जो भारत तक आने वाला रास्ता है वो क्या हो जाता है, असुरक्षित हो जाता है। तब अकबर के द्वारा जिम्मेदारी मान सिंह को सौंपी जाती है इस जलाल का दमन करने के लिए। इनके द्वारा जो रोशनियों के द्वारा अचानक से आक्रमण करके रात्रि काल के दौरान कई दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है और उसी दौरान जब मान सिंह को ये पता चलता है, मान सिंह इनके विरुद्ध सेना लेकर जाता है और मान सिंह के द्वारा जो इन पे आक्रमण करके और बुरी तरह इन रोशनियों को क्या कर दिया जाता है, परास्त कर दिया जाता है। और इस तरीके से इसके द्वारा जो बात की जाए, इनका दमन कर दिया जाता है और उसे खैबर दर्रे से खदेड़ कर भगा दिया जाता है इनको, और इस तरीके से जो काबुल और भारत के मार्ग को सुरक्षित किया जाता है मान सिंह के द्वारा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जाना किस तरीके से मान सिंह के द्वारा जो काबुल पे अधिकार और नियंत्रण किया जाता है, अकबर के द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। काबुल का शासक जो मिर्ज़ा हकीम अकबर का सौतेला भाई होता है, उसकी मृत्यु के पश्चात हमने देखा कि मान सिंह के द्वारा अकबर का आदेश मिलने के पश्चात काबुल पे आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया जाता है और अधिकार करने के पश्चात उसके 2 पुत्रों को भी ये बंदी बनाकर अकबर के समक्ष पेश होता है। तो अकबर के द्वारा प्रसन्न होकर इसे क्या किया जाता है, काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। यहीं से इसकी जो बात की जाए, यहाँ पदोन्नति हमें देखने को मिलती है मान सिंह की और अकबर का विश्वास हासिल करने में ये सफल होता है। उसके पश्चात जब ये काबुल का सूबेदार बन जाता है, वहीं पास में जो अफगानों रोशनियों का जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह का दमन करने की भी जिम्मेदारी से दी जाती है। उनका नेता जो बायजीद होता है, पीर रोशन की जो उपाधि धारण करता है, उसके पश्चात उसके जो भाई वहाँ का प्रशासक बनता है, उसके द्वारा तो मुग़लों के साथ अच्छे संबंध रखे जाते हैं, लेकिन उसका जो पुत्र तो होता है उसका उमर शेख होता है। उसके पश्चात जो अंत में भाई जलाल का उत्तराधिकारी होता है, उसके द्वारा मुग़लों के साथ पुनः संघर्ष शुरू कर दिया जाता है। तो उन परिस्थितियों में मान सिंह के द्वारा जो अपनी सेना सहित खैबर दर्रे पर पहुंचकर इनका दमन कर दिया जाता है और खैबर दर्रे से इनको भगा दिया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और बात की जाए तो किसी तरह की जो आपके मन में जो जिज्ञासा, उत्सुकता हो इतिहास विषय से संबंधित, वह भी आप जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।